दोस्तों, स्वागत है आपका समृद्धि जी इस क्लास में। तो आज विश्व के भूगोल का तीसरा क्लास है हमारा, जिसमें हमारा देखेंगे झील और जलप्रपात। ठीक है, ये देखिए, ये विश्व की झील है। ठीक, देखिए, शुरू करते हैं उत्तरी अमेरिका से। ठीक है, ये ग्रेट वियर है। ठीक है, ग्रेट स्लेवन है, रेंडियर है, विनिपेग है, सुपीरियल है, मिशिगन है। ठीक है, इन झीलों को हम फिंगर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? फिंगर झील। ये है कनाडा और आपका अमेरिका का सीमा बनाती है। ठीक है, इन पांचों झीलों का नाम जरूर याद रखिए। ह्यूरॉन, ओटोरियो, ईरी, मिशिगन, सुपीरियल, ये पांचों एक ही जगह पे स्थित हैं। ठीक है, और देखिए फिंगर झील के पूरा एक फिंगर झील ये है, और पूरा एक क्रम में व्यवस्थित है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? फिंगर झील। अब देखिए, दक्षिणी अमेरिका में देख लेंगे, टिकटिका झील है। ठीक, यहाँ कौन सा देश है बताइए? पेरू के तट पे रेल लेगेन है। ठीक है, फिर एक बार मर्ची क्यूबिटा है। ये कहाँ है आपका? बताइए, कमेंट करिए, सब बताएं आपको। अर्जेंटीना में है। ठीक है, ये इस बार टंगानाइका झील है अफ्रीका में। ठीक है, विक्टोरिया झील है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? कमेंट करिए। मृत सागर, सबसे ज़्यादा खारा झील बताए थे आपको। ठीक, अब इसके बाद देख लेते हैं, हम देख लेते हैं यूरोप एशिया का। ठीक है, बैकाल झील है रूस का। फिर ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण झील है कैस्पियन सागर। कौन सा? कैस्पियन सागर, ये रहा आपका। सॉरी, ये कौन सा है? कैस्पियन सागर। फिर इसके बगल में काला सागर है। ठीक है, इसके बाद ओनेगा है, इसको देख लीजिएगा। साइपा है। ठीक, हमने यहाँ विश्व का मैप लगा दिया। आप एक एक जो देश हैं उसके हिसाब से देखिएगा, और बढ़िया से दिखेगा, क्योंकि एक एक देश का हमको दिखाने में सही नहीं रहेगा। यहाँ दिखाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो शुरू करते हैं आगे। देखिए, देख लेते हैं सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी कौन सी है? कैस्पियन सागर, भी मैप में दिखा है। इसके बाद कौन सा है? सुपीरियल। इसके बाद कौन सा है? विक्टोरिया झील। फिर ह्यूरॉन झील। क्षेत्र, ठीक है, ये कैसे है? क्षेत्रफल के अनुसार है। सबसे गहरी झील बैकाल, फिर टंगानाइका झील, फिर कैस्पियन सागर। अब महान झील कौन है? उत्तरी जो मतलब अमेरिका के अंग है। महान झील कौन कौन से? सुपीरियल, मिशिगन, ट्यूरॉन, ईरी, ओरोटियो झील। ये क्रम पूछा था। ये कौन सा है? पश्चिम से पूर्व का क्रम है। ठीक है, पूछा जा चुका है सब क्वेश्चन। साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बैकाल झील है, आयतन के हिसाब से। और क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे तो सुपीरियल है। ठीक है, अब खारे पानी दोनों नहीं देगा ऑप्शन में, ये भी जान जाइए, कोई एक ही देगा। दोनों देगा तो इनमें से एक से अधिक रहेगा क्वेश्चन। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर सबसे बड़ी है, और सर्वाधिक खारी ये सबसे बड़ी में है, कैस्पियन सागर। ठीक है, और जब बड़ी छोटी कुछ नदियाँ रहे तब सब सर्वाधिक खारी कौन सी होगी? असल झील, जो जिबूती में है, याद रखिएगा, कहीं नहीं आपको मिलेगा, एनसीईआरटी में केवल है। फिर इसके बाद वान झील है दूसरे नंबर पे, लेकिन वान झील बड़ी थोड़ी है इससे, इसलिए इसका नाम आता है। असल झील जो छोटी है इसलिए नाम नहीं आता है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित टिकटिका झील, अभी दिखाएं आपको। झीलों का वाटिका कौन किसे कहते हैं? या हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, संबंधित देश देख लेते हैं झीलों से। कनाडा यूएसए की सीमा पे सुपीरियल, ह्यूरॉन, ईरी, ओटोरियो अभी दिखाए हैं। यूएस पे मिशिगन है। काजाकिस्तान में वालखाश है। ठीक है, रूस में बैकाल है, अभी बताएं। अब देख लीजिए, काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, ईरान, अजरबैजान से कौन सा घिरा है? कैस्पियन सागर, ये भी झील है। ठीक है, ऐसे हैं ये सब देश, इसके किनारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका है? रूस का इस पे अधिकार है। यूएस में अंगुली नुमा जो अभी दिखाया ना, फिंगर झील। कनाडा में ग्रेट स्लेव है, मेट बियर है, रेडियर है, अभी रेडियर भी दिखाएं आपको। अब देखिए जलप्रपात। जलप्रपात का निर्माण कैसे होता है? जलप्रपात का निर्माण जब पहाड़ों से नदियाँ गिरती हैं नीचे, इसी को हम जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, मतलब पहाड़ की ऊंचाई से गिरेंगी तो भाई इतना तो ढाल रहता नहीं है, हमारे जैसे मैदानी भाग में होता है। अब यहाँ कैसे सीधे गिरेंगी? एक गार्ज का भी निर्माण यहीं पे होता है। ठीक है, जब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ये रिवीजन क्लास है। अब देख लेते हैं जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, उसकी विशेषता क्या है। उन्हीं जलप्रपातों का अभी तक पूछा गया जो इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं। तो ऐसे तो भारत में कम से कम 50 आपको जलप्रपात मिल जाएंगे, छोटे से बड़े लेके। ये कोई मतलब नहीं, जो इनके बारे में कुछ जानकारी हो उन्हीं को पूछा जाता है हमेशा। साल्टो एंजल
रियो करोनो नदी पे है। रियो करोनो नदी पे कहाँ है? वेनेजुला में। विश्व का सबसे ऊंचा है साल्टो एंजेला, ठीक है। फिर विक्टोरिया है, किस नदी पे है? जाम्बेजी नदी पे है। जाम्बेजी और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की, ठीक है। नियाग्रा नियाग्रा नदी पे है, यूएस कनाडा सीमा पे है, ठीक है। इरियम अटारियो झील के बीच में स्थित है। ये पांचों झील को जरूर देखिएगा आप लोग, जो यूएस में है, बहुत बार पूछा गया है। दुगेला दुगेला नदी पे अफ्रीका में स्थित है, विश्व की सबसे दूसरी ऊंची है। और पहली कौन सी है? साल्टो एंजेला है, ठीक है। अगला देखते हैं रिब्बन, किस नदी पे है? रिब्बन में। कहाँ है? यूएस में। ब्राउनी न्यूजीलैंड में है। अगला हमारा चैप्टर है जल डमरू मध्य। देखिए, जल डमरू मध्य का दूसरा नाम जल संधि है, ठीक। या जल संधि का दूसरा नाम जल डमरू मध्य है। अब देखिए, जल संधि क्या करती है? जल संधि जो ऐसे है, ठीक। जल संधि दो जल धाराओं को जोड़ती है, या जो दो जो महासागर रहेंगे उनको जोड़ने का कार्य करती है। एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, और स्थल ये हो गए, स्थल को अलग करेगी और जलधारा को जोड़ेगी, ठीक है। जैसे देखिए, बेरिंग जल संधि है, क्या करेगी? आर्कटिक में जो स्थित है बेरिंग सागर को आर्कटिक में चुक्की सागर है यहाँ पे, ठीक है। और प्रशांत महासागर में कौन सा है? बेरिंग जल संधि है। ये क्या कर रही है? जो आर्कटिक जो महासागर है उसको और प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य कर रही है, ठीक। और देखिए, इधर आपका रूस का भाग है, इधर अमेरिका का अलास्का है, दोनों को अलग करने की नहीं कर रही है। ऐसे ही पाक जल संधि क्या करती है? श्रीलंका से भारत को अलग करती है, और अरब सागर को और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, ठीक। अब कुछ देखिए, यहाँ पर हो गया टोरैडो है, ये कहाँ है? जापान में है। कुक जल संधि कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। बांस जल संधि ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। सुंडा जल संधि ये कहाँ है? इंडोनेशिया में है। जब आप मैप देखेंगे ना तो सब याद हो जाएगा, ऐसा नहीं कि हम रटे हैं, हमको भी मैप देखते देखते आ गया। देखिए, हुरमुज जो है जल संधि ये क्या करता है कि भूमध्य सागर को जोड़ता है हिंद महासागर से, ठीक है। अगला एक है बाब अल मंदेब, ये क्या करता है? ये भी हिंद महासागर को, जब ये आप जाएंगे मिस्र की जो नदी आके मिलती है नील नदी, ये इसी मतलब जल संधि के द्वारा जाता है, ठीक है। और किसको जोड़ता है आप कमेंट करिए, आगे तो मैं बताऊंगा ही। जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक। डेविस जल संधि है, हडसन की जल संधि है, ठीक है। अब देखिए, फ्लोरिडा जो है ना, ये जलधारा भी है और जल संधि भी, याद रखिएगा। मैगलन ये भी क्या करता है? आपको जो दक्षिणी ध्रुव है ना उसको जोड़ता है, किससे? दक्षिणी अमेरिका से, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं जल डमरू, या आप यहाँ जल संधि लिख सकते हैं। देखिए, बेरिंग जल संधि चुक्की सागर जो आर्कटिक महासागर में स्थित है, बेरिंग सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ठीक। अब रूस एशिया में जो स्थित है, अलास्का उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। थोड़ा आप तेज चलेंगे, सब कुछ हमने दिखा दिया है। हडसन की जो है आपका जल संधि लेब्राडोर जल सागर को हडसन की खाड़ी को जोड़ता है और कनाडा को दो भागों में विभाजित करता है। दो भागों में नहीं, मतलब इसके भाग को अलग करता है। डेविस जल संधि वेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, जो सागर है, और ग्रीनलैंड कनाडा को अलग करता है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर अटलांटिक जल सागर क्या करता है? अटलांटिक जो महासागर है उसको जोड़ता है, यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। डोवर जल संधि उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल, आपका इंग्लिश चैनल यहीं पे है, आपको दिखा दे रहे हैं, इंग्लिश चैनल बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। हमने जलधारा भी पढ़ाई थी, ये रहा आपका इंग्लिश जल संधि, इंग्लिश सागर सॉरी, ठीक है। कहाँ स्थित है? ग्रेट ब्रिटेन के पास। और ग्रेट ब्रिटेन में कितने देश मिल के बने हैं? कमेंट करिए, हमने पढ़ाया ऊपर है। अब अगला देख लेते हैं डोवर जल संधि उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ता है और इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है। बोस्पोरस काला सागर मरमरा सागर को जोड़ता है, तुर्की को अलग करता है। हॉर्मुज अभी दिखाएं, ओमान और फारस की खाड़ी को जोड़ता है, ओमान और ईरान को अलग करता है। मलक्का अंडमान और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है, इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करता है, ठीक है। सुंडा जल संधि जावा और हिंद महासागर को क्या करता है? जोड़ता है, इंडोनेशिया को अलग करता है, ठीक है। ऐसे ही अब अगला देख लेते लोमबोक जावा और हिंद महासागर को जोड़ता है, इंडोनेशिया जो द्वीप है इसको दो भागों में विभाजित करता है, ठीक है। बाब अल मंदेब अभी दिखाए हैं, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है,
यमन और जिबूती जो देश हैं इनको अलग करता है। पाक स्टेट बंगाल और मन्नार की खाड़ी को भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, अब अगला हम देख लेते हैं नहरें। कुछ नहरें हैं, स्वेज नहर के बारे में ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, पनामा के बारे में एक बार पूछा गया है बस, लेकिन स्वेज के बारे में ज़्यादा पूछा गया है। ये विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। ठीक है, और भूमध्य सागर को क्या करती है, लाल सागर से जोड़ती है। भारत यूरोप की दूरी को क्या करती है, 7,000 किलोमीटर को कम करती है। अब जैसे स्वेज नहर है, आपको दिखा रहा है मैप में, यहाँ क्या है, स्वेज नहर है। ठीक है, अब यहाँ से जब आप क्या करती है, दूरी कम हो गई यहाँ से। ठीक, नहीं तो हमको कैसे आना पड़ता था, ऐसे घूम के आना पड़ता था व्यापार करने के लिए। ठीक है, और उत्तरी सिरे पे से पोर्ट सईद द्वीप है। ठीक है, जब उत्तरी सीमा पे पोर्ट सईद और दक्षिणी सिरे पे क्या है, तेवकीक बंदरगाह है। ठीक है, कहाँ है, स्वेज नहर, स्वेज शहर में। ठीक है, जब ये आपका एक ऐसे नहर है, कौन सी, स्वेज नहर, इसके उत्तरी में कौन सा है, पोर्ट सईद है यहाँ पे, और दक्षिणी में कौन सा है, तेवकीक बंदरगाह, जो कहाँ है, स्वेज शहर में। ठीक, अगर आप कुछ नहरें मतलब नहरें देख लेते हैं। पनामा की नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। ये आपका पनामा शहर, पनामा मतलब दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे है। ठीक है, ये पनामा जो है ना, आपको मतलब कि लॉक सिस्टम पे आधारित है, याद रखिएगा, आएगा आगे नीचे। ठीक, कहाँ स्थित है, पनामा अमेरिका में। सू नहर सुपीरियल झील और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है, कहाँ पे, यूएस में। कील नहर बाल्टिक सागर उत्तरी सागर को जोड़ती है, कहाँ है, जर्मनी में। बोल्गा नदी और डान नदी पे स्थित है, कहाँ है, रूस में। सफ़ेद सागर और ब्लैक ओन जो है उसको जोड़ती है। ठीक, और कहाँ स्थित है, रूस में। अब देख लीजिए कुछ बातें भी हैं। लुडविग्स जो नहर है ना, दक्षिणी जर्मनी में अतिरिक्त जलमार्ग के रूप में प्रयुक्त होती है। ठीक, कील नहर यहाँ पे है। ठीक है, जर्मनी में बहुत बीजी है ये। ठीक है, इसलिए जो लुडविग्स नहर है, इसके माध्यम से भी व्यापार होता है। अब देखिए, पनामा, डेन्यूब तथा राइन नदी में लॉक पद्धति का प्रयोग हुआ है, जबकि स्वेज नहर में आपका लॉक पद्धति का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, अब विश्व के कुछ बांध है जो अब तक पूछे गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। ग्रेट कुली कोलंबिया में है, देश जो नदी है कोलंबिया, देश यूएस में है। ठीक है, ओरोविले फीदर नदी पे है, कहाँ है, यूएस में है। हूवर जो है बांध कहाँ है, कोलोरेडो नदी पे है, कहाँ है, यूएस में। आप लोग मैप में कोलोरेडो नदी को देख लीजिएगा, बहुत बार बार पूछा जाता है। आसवान झील नील नदी पे स्थित है, मिस्र में। देश आप कमेंट करिए, ये पूछा गया है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पे है, जाम्बेजिया जिम्बाब्वे। इतना बार सब पूछा गया ना, बस इतना ही बार 90% यही सब पूछा गया है, ये जान जाइए। इथेपी जो है पराना नदी पे स्थित है, ब्राज़ील और पराग में सीमा पे। ठीक, नुरेके बक्स जो नदी है उस पर ताजिकिस्तान में स्थित है। कुरेबे नदी पे स्थित है, जापान में। ठीक है, अब प्रवाल भित्ति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। निर्माण कैसे होता है, सागरी जीव हैं, आपको बताए थे जब भारत पढ़ा रहे थे। ठीक, अब मूंगे या कोरल पॉलिप के द्वारा होते हैं। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, कर्क मकर रेखा के मध्य। ठीक है, स्थल के पूर्वी एवं पश्चिमी तट पे। आपका जैसे ये भारत है, आपके यहाँ पाया जाता नहीं पाया जाता है, कितनी डिग्री अक्षांश के बाद, कम से कम 6 पे। ठीक है, और कहाँ, ये आपका 23 डिग्री हो गया, और इस नीचे 23.5 डिग्री, दोनों के बीच में ही पाया जाता है ये, और ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आगे है, देख लीजिए। ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। क्वींसलैंड जो तट है ना, ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप के प्रशांत महासागर में स्थित है ये ग्रेट बैरियर रीफ, बहुत बार पूछा गया है। कुछ बातें देख लीजिए। 1/3 जो है ना, विश्व के 1/3 प्रवाल भित्ति के 1/3 जो है, अधिक प्रवाल भित्ति कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिनलैंड में ही स्थित है। ठीक है, मतलब तीसरा हिस्सा यहीं पे स्थित है, इन्हीं तीनों देशों में मिला के। ठीक, और डू प्रवाल द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, अब वायुमंडल हम देख लेते हैं। ये दोनों मैप लगाने का मेरा ये मतलब है, कुछ लोग इस मैप को समझ नहीं पाते हैं कि ये मैप क्या है, ये मैप क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैप देखना सीखिए। ठीक है, एक मैपिंग क्लास भी आएगी, लेकिन ये जरूरी है समझना। आप देखिए इसमें क्या हो रहा है कि नीचे जो है ना तापमान को दिखाया गया है। ठीक, और ये ऊंचाई को दिखाया गया है। इधर देखिए माइनस में सब है तापमान, और इधर प्लस में है। इसमें ये दिखाया गया है कि जब नीचे एकदम रहता है ना पृथ्वी पे,
हम रहते हैं क्षोभमंडल में, ये ताप अधिक रहता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, ताप कम होने लगता है। फिर एक समय के बाद यहाँ स्थिर हो जाता है। ट्रोपोफॉज जो ये सीमा रेखा है किसका, समान समताप मंडल और क्षोभमंडल की जो विभाजित करता है, यहाँ स्थिर होता है। फिर समताप मंडल में क्या होता है, तापमान देखिए गिरने लगता है, बढ़ने लगता है, सॉरी क्या होता है, बढ़ने लगता है। क्षोभमंडल में ऊपर जाने पे घटने लग रहा है, फिर समताप मंडल में बढ़ने लग रहा है। फिर इसके बाद स्ट्रेटोफाज जो है मध्य मंडल और समताप मंडल का जहाँ मिलन हो, मतलब कि अलग करता है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो फिर घटने लगेगा। ठीक, फिर आगे जाने के बाद जहाँ से समता तापमंडल आता है वो ऊंचाई के आधार पे, फिर यहाँ पे क्या होना है, बढ़ने लगता है और अधिकतम 1000 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। ठीक है, और बताइए किस मंडल में, अभी मैं पढ़ाऊंगा, जो उल्का पिंडें आती हैं वो जलने लगते हैं। ठीक है, और सबसे ठंडा मंडल कौन सा कहा जाता है। ठीक, एक एक करके हम देख लेते हैं, सभी मंडलों को हमने लिख दिया है। देखिए सबसे पहले क्षोभ मंडल। अब देखिए ऊंचाई के बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको। देखिए आपको 8 किलोमीटर कहाँ दिया जा रहा है, स्थल पे, 15 किलोमीटर कहाँ, पहाड़ों पे। क्यों, क्योंकि स्थल पे जो है इसकी ऊंचाई कम है, क्योंकि हम स्थल पर रहते हैं। अब पहाड़ ऊंचे ऊंचे होने लगे तो थोड़ी सी ऊंचाई इसकी पहाड़ों पर बढ़ जाती है। ठीक है, तो यही दे रहा है कि ऊंचाई 18 कहाँ है, स्थल पे, और 15 पहाड़ों पे। औसत कितना होगा, 12 किलोमीटर, मीटर नहीं 12 किलोमीटर रहेगा। कैसे, 8 और 15 को जोड़िए, 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रायः सभी मौसमी घटनाएं कहाँ होती है, यहीं पे क्षोभमंडल में। कुहारा, मेघ, ठीक है, गर्जन, बादल, ओला, आंधी, तूफान सब यही होता है। ठीक है, और तीसरी बात इसमें, प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे ना तो 6.5 डिग्री सेल्सियस से तापमान क्या होगी, कमी बताएं अभी। इसे क्या कहते हैं, समान पतन दर भी कहते हैं, मतलब कि पूरी तरह से कम ही होता चला जाता है, उसे क्या कहते हैं, समान पतन दर। अगर स्थिर था तो समान स्थिर दर कहते हैं। अब देखिए ग्रीष्म काल में ऊंचाई बढ़ती है, ग्रीष्म काल में इसकी ऊंचाई क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों, हल्की वायु होती है, ऊपर की तरफ उठने लगती है। और शीतकाल में क्या होती है, घटने लगती है। ध्रुव की ऊंचाई कम, विषुवत रेखा में अधिक, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ हैं। जब इसे तो यहाँ पे मान जाए कि 8 किलोमीटर के पास हो ही गए पहाड़, तो यहाँ 7 ही 9 बचेगा, और यहाँ पे स्थल से 8 होगा। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए आप कितना है, 84 हिमालय की ऊंचाई जो आपको मिलेगा, एवरेस्ट। ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं कर सकते हैं, जो चीज़ें बस उसी के बारे में बता रहे हैं आपको। समताप मंडल ऊंचाई क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा से 50 किलोमीटर तक है। ठीक है, और मौसमी घटनाएं क्या, ना के बराबर होती हैं। ठीक है, यहाँ हवाई जहाज, जेट विमान आदि के लिए आदर्श है। ठीक, मतलब कोई घटना नहीं होती है, यहाँ पे स्थिर माना जाता है। ठीक, जो मतलब कि आपका क्या स्थिर, जैसे कि आंधी तूफान कुछ भी नहीं होता है, इसलिए यहाँ स्थिर होती है मौसम। ठीक है, तो यहाँ पे ही मतलब कि हवाई जहाज उड़ाने का मतलब कि सबसे सुगम माना जाता है। अब देख लीजिए ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। और समताप मंडल के नीचे निचले भाग में, कहाँ से, 15 से 35 किलोमीटर के बीच में। ठीक, और पराबैंगनी किरणों क्या करती है, पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है, ओजोन परत। ठीक है, और यहाँ कैसे बादल पाए जाते हैं, सीरस बादल दिखते हैं। मध्य मंडल में इसका विस्तार कहाँ है, 50 से 80 किलोमीटर, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं आयन मंडल, विस्तार कहाँ है, 80 से लेकर 640 किलोमीटर तक। इसमें क्या होता है, यही फिर पूछा गया है, रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करते हैं। जैसे रेडियो तरंगे जो हम लगाते हैं, कोई भी वेब, इस मोबाइल का नेटवर्क, ये सब कहाँ होता है, इसी में आयन मंडल में ही होता है। ठीक है, लिखे में बेतार संचार, दूरसंचार संभव करके भेजना। बताया ना कि रेडियो, जैसे कि हमारा कोई भी नेटवर्क, जैसे टेलीविज़न चलाना, कुछ भी वाईफाई से सिग्नल मतलब कि कोई भी लिया जाता है, ये सब यहीं पे स्थित होता है। ये देखिए उत्तरी ध्रुव प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुव प्रकाश की घटनाएं यहीं पे होती हैं। अब देखिए बहिर्मंडल, विस्तार कहाँ, 640 किलोमीटर से ऊपर जो होता है। आप लोग ये देखिए, मैंने लगाया मैप में, ये रहा ना वायुमंडल। ठीक है, आयन मंडल, मध्य मंडल, मत कहिए कि हम नहीं बताएं, ऊपर बताएं अभी। ठीक, ये समताप मंडल, मैप साथ साथ एकदम लगा दिए हैं, आराम से पीडीएफ लेके पढ़ते रहिए। अब चक्रवात है, चक्रवात को थोड़ा हम देख लेंगे बाद में, थोड़ा सा और इसके बारे में ऐड करना है, सब चीज़ें पूछा तो इतना ही गया, लेकिन कुछ चीज़ें और ऐड करना है।
एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज भी बता ही दिए हैं, ये शायद भारत वाले में पढ़ा थे, यहाँ पे ऐड करके और पढ़ा देंगे आपको। अब देख लेते हैं बादल। देखिए इनका निर्माण कैसे होता है, इस संघनन के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे होता क्या है कि गर्म वायु किधर होती है, ऊपर की तरफ उठती कि नहीं उठती है। ठीक, और एक समय के बाद ऊपर जाने पर तापमान में कमी होती है, तो यह क्या होंगी, संघनन होता है, मतलब जमना। अब फिर ये क्या करेंगे, जब टकराएंगे पहाड़ों से तो वर्षा कर देंगे। अब देखिए पश्चात बादल कैसे होते हैं, सर्दी की ऊंचाई पर होते हैं। पश्चात स्तरीय बादल, इनके आने पर सूर्य एवं चंद्रमा की चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण होता है, जैसे चक्रवात आगाम का मतलब कि सूचक होते हैं, चक्रवात आने लगते हैं। कपासी वर्षी बादल अति तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, ये पूछा गया है, कपासी वर्षा मतलब सबसे ज़्यादा कौन से बादल वर्षा करते हैं, कपासी वर्षा। जैसे वर्षा, ओला, तटीय झंड की अधिक संभावना होती है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं हवाएं। जलधाराएं देख चुके हैं, अगला है हवाएं। इसका बहाव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर। ठीक है,